यहाँ स्वागत है दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं उन सबसे दिलचस्प रेवलेशंस में से एक की, क्योंकि ओरा ने सिर्फ एक खंडहर नहीं दिखाया, बल्कि उस दुनिया की परत उतार दी जो अब मौजूद नहीं है। एक ऐसी दुनिया जिसमें रोबोट्स, फैक्ट्रीज और फॉरबिडन एनर्जी थी। एक प्राचीन दुनिया जिसने धरती का चेहरा बदल दिया और जिससे वह दुनिया उभरी जिसने हमें एम्प्टी सेंचुरी तक पहुंचाया। इस बार ओडा ने एक सिंपल और फन चैप्टर में जानबूझकर एक बड़ा एक्सक्लेमेशन मार्क उत्कीर्ण किया है और उसके पहले लिखा है, यहाँ सिविलाइजेशन का अंत होता है जो खुद को गॉड बनाना चाहती थी। आज हम एक मेमोरी में प्रवेश करते हैं, उस पास्ट की जिसे चुप कर दिया गया था। फ्रैंकी इस स्ट्रक्चर को देखते हुए चकित हो जाता है, न कि इसलिए कि उसे कुछ कहने को ना पता हो, बल्कि इसलिए कि उसके पास वो शब्द नहीं है जिससे वह सामने की चीज को परिभाषित कर सके। जैसे वह खुद से पूछ रहा हो, ये क्या है? और रिप्ले जवाब देता है, जैसे कि आप किसी ऐसी चीज का जवाब दे रहे हो जिसे समझाना मुश्किल हो। सिंस यू आर अ रोबोट, बताओ ये क्या है? इट हैज ऑलवेज बिन हियर। ये स्ट्रक्चर कम से कम 3000 साल पुराना है। कोई रहस्य सुलझाने की बात नहीं, बस इतना देखो कि वह प्राचीन स्ट्रक्चर, वह विशाल चीज जो एल्बाफ के दिल में उठी हुई है, उसे होना ही नहीं चाहिए था, पर वहां है। ये अद्वितीय है, परिचित है, लगभग एक चेहरा जैसा लगता है। इसमें लापता रोबोट्स के हेड्स की सटीक आकृति है, जिसे मियाजाकी ने हमारे इमेजिनेशन में एक अबैंडन टेक्नोलॉजी, उस मेमोरी जो कभी मरती नहीं, और उस वेपन का प्रतीक कार्व किया है, जिसने अब वेपन बनने का फैसला नहीं किया। ये तुलना किसी ओटाकू की टेम्पोररी फैड या फैंस को खुश करने के लिए एक नर्ड कोट नहीं है, बल्कि वह सबसे मजबूत सिग्नल है जो ओरा ने कभी वन पीस के उन थीम्स पर भेजा है, जिन्हें अब तक किसी ने नाम देने की हिम्मत नहीं की। एक अत्यंत सुपीरियर टेक्नोलॉजिकल पास्ट का अस्तित्व, जिसे वायलेंस के साथ मिटा दिया गया और जो केवल खंडहरों तथा टूटे हुए वॉइसेस में दबा हुआ रहा है। यह एल्बाफ की स्ट्रक्चर की कोई कैनोनिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इसकी कोई ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन ये 3000 सालों से वहां मौजूद है, जिसका मतलब है कि ये एम्प्टी सेंचुरी से भी बहुत पहले की चीज है, यानी जॉय बॉय की मृत्यु से भी पहले। उस समय से पहले जब दुनिया पानी से भर गई, वानों के बंद होने से भी पहले, उस युग से भी पहले जब समुद्र सर्कुलर बना, और मेमोरी के अस्तित्व में आने से भी पहले। ये एक ऐसे युग की रेलिक है जिसे हम सोच भी नहीं सकते, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अगर उस स्ट्रक्चर का टॉप एक रोबोट जैसा दिखता है तो शायद वह सच में एक रोबोट था, और अगर वह एक रोबोट था तो वह एक मशीन थी, और अगर वह एक मशीन थी तो इसका मतलब यह है कि उस दुनिया के पास एक ऐसी नॉलेज थी जो आज न सिर्फ खो चुकी है, बल्कि उसे हेरिटिकल माना जाता है। यही असली मुद्दा है। पास्ट की टेक्नोलॉजी को सिर्फ भुलाया नहीं गया, उसे नष्ट किया गया, उसे कंडेम किया गया। जब वेगापंक अपनी बात कहता है तो उसकी आवाज टूटी हुई होती है, एक शैटर्ड ब्रोकन वॉइस। उसे पता है कि उसका समय खत्म हो रहा है, उसे पता है कि कोई भी उसे बचाने वाला नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि उसे पता है कि जो शब्द वह कहने वाला है वे एक क्राइम है, नहीं क्योंकि वे झूठ है, बल्कि क्योंकि वे फॉरबिडन ट्रूथ्स है। वह कहता है कि उसने दो पाप सिंस किए हैं। पहला, उसने एक इटर्नल फ्लेम बनाई, द मदर फ्लेम, एक इनफाइनाइट एनर्जी को खोजने की कोशिश की जो भविष्य को फ्यूल कर सकती थी। दूसरा, उसने पोनेग्लिफ्स को डिसाइफर किया, एक ऐसी कहानी पढ़ी जिसे दुनिया ने हमेशा के लिए मिटा देना चाहा। और फिर वह एक ऐसा वाक्य कहता है जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं, आई गॉट टू क्लोज टू द सन। यह सिर्फ एक मेटाफोर नहीं है, ये उन सभी लोगों की ब्लड लाइन है जिन्होंने बहुत बड़ा सपना देखने की हिम्मत की। प्रोमीथियस जिसने देवताओं से आग जुड़ाई, आइकरस जिसने बहुत पास उड़ने की कोशिश की, शीता जिसने लापुता के डिस्ट्रक्शन की फॉर्मूला को प्रोनाउंस किया, जॉय बॉय जिसने फॉरबिडन वेपन्स को बचाया ताकि वे गलत हाथों में न जाएं। उन्होंने सभी सूरज को छुआ और सभी ने इसकी कीमत चुकाई। लेकिन यहाँ सूरज सिर्फ एक सिंबल नहीं है, यह वह एनर्जी भी है जिसने कभी सब कुछ चलाया था, बहुत समय पहले एल्बफ में। और हमें यह सब पता है क्योंकि एक सेक्रेड टेक्स्ट अभी भी बचा हुआ है। यह कोई फोनेग्लिफ नहीं है, बल्कि एक मैनस्क्रिप्ट है, एक थियोलॉजिकल वर्क जो दुनियाओं की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड्स को बताता है। यह 3 युगों में बांटा हुआ है, द फर्स्ट वर्ल्ड, टू द सेकेंड वर्ल्ड, 3 द थर्ड वर्ल्ड। पहली दुनिया में मानवता क्या करती है? यह अपनी इच्छाओं के आगे झुक जाती है और फॉरबिडन सन को छू लेती है। यह सिर्फ एक एनालॉजी नहीं है, बल्कि एक हिस्टोरिकल इवेंट है जिसे मिथ का रूप देकर छुपाया गया है। इंसान उस एनर्जी की तलब रखता है जो शायद उनके लिए फॉरबिडन है।
वे इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक विशाल फैक्ट्री बनाते हैं, जिससे उन गॉड्स का क्रोध भड़क उठता है, जिनका यह अधिकार है। वहीं पर सन गॉड प्रकट होता है, वह गॉड जो शायद खुद को इस एनर्जी से बांध लेता है। द सन नीका, द लिबरेटर, द सेवियर। ये दृश्य उस ट्री एडम पर उकेरी गई म्यूरल में दर्शाया गया है, जहां एक टाइटैनिक फैक्ट्री है और छोटे छोटे फिगर्स छोटे सन्स निकालते हुए दिखाई देते हैं। मैं सोचता हूँ कि क्या वेगापंक ने यह देखा था जब वह एल्बफ में था, क्योंकि जब वह ऑमनीपोटेंट एनर्जी और मदर फ्लेम की बात करता है तो वह ठीक उसी फॉरबिडन सन का वर्णन कर रहा है। ये कुछ और नहीं है बल्कि वही चीज है, बस उसका रिकंस्ट्रक्शन किसी तरह अधूरा रह गया। पहली दुनिया वास्तव में एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी का ओरिजिनल इरा है, एक ऐसा युग जिसे भूलना किसी चांस की बात नहीं बल्कि एक चॉइस की बात है। ये वो समय था जब इंसान ने खुद को गॉड बनने की कोशिश की, जब रोबोट्स, समय से परे स्ट्रक्चर्स, वेपन्स मौजूद थे, और साथ ही वे लोग भी थे जो मानते थे कि वे सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन तब गॉड्स के क्रोध ने सब कुछ खत्म कर दिया और दुनिया को मृत्यु और अंधकार में लपेट लिया। इसी बिंदु पर लापुता से कनेक्शन अनिवार्य हो जाता है। मियाजाकी की फिल्म में लापुता एक फ्लाइंग सिटी है जो आसमानों में सस्पेंडेड है, एक सुपीरियर सिविलाइजेशन जिसने हाई वर्ल्ड पर रोबोट्स को सर्वेंट और वेपन्स के रूप में इस्तेमाल करके शासन किया। लेकिन वही टेक्नोलॉजी जिसने कंट्रोल की गारंटी दी, आइसोलेशन, एरोगेंस और रूइन की ओर ले गई। और जब शहर गिर जाता है तो रोबोट्स बच जाते हैं। वे न तो बोलते हैं न विद्रोह करते हैं, बल्कि प्रकृति, गार्डन्स की देखभाल जारी रखते हैं। इनका काम था ब्यूटी की सुरक्षा करना, और वे ये तब भी करते हैं जब बचाने वाला कोई न हो। ये प्रतीकात्मक की है, पिछले जमाने की मशीनें कोई मॉन्स्टर्स नहीं हैं, बल्कि गार्डियंस हैं। उन्हें एक ऐसी सिविलाइजेशन ने बनाया था जिसने सब पर शासन करने की चाह रखी थी, लेकिन उन्होंने प्रोटेक्ट करने का चुनाव किया। अपनी चुप्पी में मौत से ढकी हुई, वे कुछ ऐसा व्यक्त करती हैं जिसे इंसान भूल चुका है। टेक्नोलॉजी ने खुद को छोड़ दिया है और फिर से नेचर बन गई है। यही वह कहानी हो सकती है जो वन पीस के एंशिएंट किंगडम में हुई थी। उन लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज थीं जिन्हें समझना यहाँ तक कि वेगापंक के लिए भी मुश्किल था। फिर भी जॉय बॉय उस मुकाम पर पहुंच गया कि उसने उन्हें आगे बढ़ाने की इच्छा जताई, लेकिन कॉन्कर करने के लिए नहीं, बल्कि प्रोटेक्ट करने के लिए। जब वर्ल्ड गवर्नमेंट 20 किंगडम्स की कोलिशन में एकजुट होती है और उस पास्ट को मिटा देती है, तो वास्तव में ये किसी दुश्मन को नष्ट करने का मामला नहीं है, बल्कि एक आइडिया को मिटा देना है। वह आइडिया की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का उपयोग शासन करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की सेवा में किया जाना चाहिए। किसी सिविलाइजेशन की मेमोरी उसके विजेताओं में नहीं, बल्कि उन चीजों में है जो उस सिविलाइजेशन के खत्म हो जाने पर भी बच जाती हैं। लापुटा के रोबोट फ्लाइंग सिटी के अस्तित्व का गवाह बने हुए एकमात्र जीव हैं। न तो कोई इसकी कारनामों का गुणगान करता है, न इसकी शक्ति का दावा करता है। बस खामोशी, बस मॉस और बस डेलिकेट जेस्चर्स, जैसे किसी चिड़िया को सहलाना या फूल की देखभाल करना। ऐसी मेमोरी शब्दों से नहीं, बल्कि केयर से ट्रांसमिट होती है। एल्बाफ की संरचना भी बिल्कुल वैसी ही है। न कोई इसकी रक्षा करता है, न कोई इसकी हिफाजत करता है, लेकिन किसी ने इसे नष्ट भी नहीं किया। ये एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जायंट्स के लोग, जो कि वॉरियर्स हैं, ने इसे छुआ भी नहीं, न उससे अपमानित किया, बस वहीं छोड़ दिया, चाहे डर, सम्मान या इग्नोरेंस के कारण। नतीजा यह हुआ कि वह संरचना हर हाल में बची रही है। वेगापंक साफ साफ कहते हैं कि एम्प्टी सेंचुरी के दौरान सी लेवल 200 मीटर्स ऊपर चला गया, दुनिया डूब गई, महाद्वीप टूट गए। आज जिन द्वीपों पर हम लड़ते, सपने देखते और मरते हैं, वे एक ऐसे वर्ल्ड के टुकड़े हैं जो अब मौजूद नहीं है। लेकिन यह आपदा नेचुरल या जियोलॉजिकल नहीं थी, बल्कि आर्टिफिशियल थी। किसी ने उस एनर्जी का आखिरी बार इस्तेमाल किया था, उससे पहले कि मनुष्य ने सूरज को मारा, जैसा कि हैली के दूसरे भाग में कहा गया है। किसी ने उस पावर को एक्टिवेट किया। किसी ने फैसला किया कि जीत का एकमात्र तरीका है दुनिया के इतिहास को फिर से लिखना। और उस जेस्चर के बाद साइंस एक क्राइम बन गई। न डरावने जेनेटिक और फार्माकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, बल्कि टेक्नोलॉजी एक अनकंफर्टेबल मेमोरी बन गई। सैटर्न ने कहा कि दुनिया को जितना पता है उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, और अतीत से जो कुछ भी आया है उसे मिथ, लेजेंड या हेरेसी में बदल दिया गया है, या फिर हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। सरकार ने सिर्फ इतिहास छुपाया ही नहीं, बल्कि सच को डेंजर में बदल दिया और इग्नोरेंस को नया नेचुरल लॉ बना दिया। लेकिन समस्या यह है कि रोबोट्स और प्राचीन संरचनाओं की यादें मिटाई नहीं जाती। कम से कम यादें तो ऐसा लगता है। हाँ, संरचनाएं और रोबोट किसी तरह जीवित हैं, वे मौजूद हैं, और कभी कभी कोई जाग जाता है,
जैसे कि जॉय बॉय के रोबोट इमेट, साथ ही फॉरबिडन सन, हेली की पंक्तियां, और उन लोगों में से जो कैरी द डी इन देयर नेम है, जैसा कि वेगापंक कहते हैं। और फिर ब्रॉडकास्ट बंद हो जाती है, लेकिन उन्होंने पहले ही हमें सब कुछ बता दिया है। डी इतिहास का एक और घाव है। यह एक इंटरफेरेंस है, एक स्क्रैच जो हर महत्वपूर्ण मोड़ पर उभरती है। उस पल से ये पावर के निर्माण की कमजोर कड़ी बन जाती है, क्योंकि जो भी इसे अपने अंदर समेटे हुए है वह बेरिड मेमोरी से जुड़ा हुआ है। ये ब्लड में, वॉइस में, स्माइल में कैरी होती है। जॉय बॉय आसानी से एक डी बन सकता है, लफी एक डी है, रॉजर भी एक डी थे, और ये सभी अलग अलग तरीकों से उस फॉरगॉटन ट्रूथ से निपटने को मजबूर हुए, न कि इसलिए क्योंकि उन्हें पावर चाहिए थी, बल्कि क्योंकि वे वर्ल्ड के उन इग्नोर्ड ट्रूथ्स को सुनने से खुद को रोक नहीं सके। व्हाई डू यू फाइट? जब रॉबिन डिजर्ट में लफी से मिलती हैं तो पूरी तरह कंफ्यूज्ड होकर पूछती हैं, द स्लीपिंग रोबोट, एल्बाफ की स्ट्रक्चर, मदर फ्लेम, पोनिग्लिफ्स, ये सभी सिम्टम्स हैं। बीमारी केवल एक है, पास्ट का रिजेक्शन, और जो भी डी को अपने अंदर समेटा है वह एक एंटीबॉडी बन जाता है। अब वापस आते हैं हमारी स्ट्रक्चर पर। एल्बाफ में इसका होना बहुत सिग्निफिकेंट है। जायंट्स सबसे पुराने, सबसे शक्तिशाली और सबसे फियर्ड रेस हैं, लेकिन वे करप्ट नहीं हैं, न ही गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। हालांकि लोकी, हारल्ड और अन्य के बारे में एक इंट्रीग है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब तक खासकर उन्होंने उन प्लॉट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया जो आईएमयू पिछले 8 सदियों से लिख रहा है। वे एक ऐसे कोड के अनुसार जीते हैं जो हजारों सालों से अपरिवर्तित है, और उस कोड के बीच में भी यह स्ट्रक्चर मौजूद है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ने सच से मुंह मोड़ लिया हो, सिवाय उस ट्री के जो अपनी शाखाओं से पास्ट को, लोगों से, स्ट्रक्चर से, हार्ली से, म्यूरल से, सभी कुछ प्रिजर्व करता है। और ये हमें फिर से लापुता की ओर ले जाता है, क्योंकि फ्लाइंग सिटी अब गायब हो चुकी है। लेकिन एंशिएंट रोबोट, नो, वहां पौधों के बीच एक स्टैचू की तरह, एक वार्निंग की तरह, एक प्रॉमिस की तरह मौजूद रहा। फिल्म के अंतिम दृश्य स्पॉइलर में जब सिटी एक्सप्लोड हो जाती है और रोबोट अकेला रह जाता है ऊपर एनिमल्स के साथ, और आसमान की रोशनी जो उसे केयर्स करती है, ये कोई उदास अंत नहीं है, बल्कि एक सेक्रेड अंत है। ये पुष्टि करता है कि टेक्नोलॉजी को शक्ति से मापा नहीं जाता, बल्कि वेट करने की क्षमता से मापा जाता है, उन लोगों की पेशेंस से जो तब भी गार्ड करते हैं जब सब कुछ खो चुका होता है। और हमारी रॉबिन ही की है। वह अकेली है जो पोनेग्लिफ्स पढ़ती है, वह अकेली है जो सुनना जानती है, ना सिर्फ साउंड्स बल्कि उन वॉइसेस को भी सुनना जानती है जो ऑल थिंग्स की आवाज से परे हैं। और यही वह चीज है जिससे पावर डरती है, ना कि रेवोल्यूशनरी से, ना पायरेट से, बल्कि उन लोगों से जो सुनते हैं, उन लोगों से जो म्यूरल को फेरी टेल से कनेक्ट करते हैं, उन लोगों से जो रोबोट को एक मशीन नहीं बल्कि एक कहानी के रूप में देखते हैं। अंत में सब कुछ एक इमेज में समेट जाता है, एक स्ट्रक्चर जिसमें रोबोट का हेड है, एक रोबोट जो एक फ्लावर को कैरेस करता है, एक फ्लावर जो एक रूइन पर उगता है, एक रूइन जो एक सिन की कहानी बताता है, एक सिन जिसने दुनिया को नष्ट कर दिया। दुनिया वह है जो उन लोगों से रिबॉर्न होती है जिनमें याद रखने का साहस होता है। तक जो कुछ भी हमने देखा, द्वीप, युद्ध, फैक्शंस, वे केवल एक बड़े कोलैप्स की दूर की एको है। और वह कोलैप्स तब शुरू हुआ जब किसी ने सोचा कि वे सूर्य सन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेगापंक कुछ ऐसा कहते हैं जो एक एब्सोल्यूट रेवलेशन जैसा गूंजता है। वे कहते हैं कि ट्रूथ ट्रांसमिट हो चुकी है, इसे रोका नहीं जा सकता, और यह पहले ही गुजर चुकी है। अगर हम सोचें तो यही हर महत्वपूर्ण मोड़ पर, हर ग्रेट स्टोरी में होता है। ये जीतने या हारने की बात नहीं है, बल्कि बटन पास करने की बात है। जैसे लापुता में शिता जब फॉर्मूला प्रोनाउंस करता है, या जैसे छोटी उम्र की रॉबिन जिसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, आई मस्ट नो, आई वॉन्ट टू नो व्हाई ऑल दिस हैपेंड। वे सब ट्रूथ की रक्षा करते हैं, इसे थोपते नहीं, बल्कि प्रोटेक्ट करते हैं। और उसी जेस्चर में छुपी है कि लेगेसी की एकमात्र सच्ची फॉर्म क्या हो सकती है। इसलिए एल्बाफ की स्ट्रक्चर न तो एक थ्रेट है, न ही कोई क्लू, बल्कि यह उस ट्रूथ का एक मॉन्यूमेंट जो बरकरार रहा है। और लापुता का रोबोट जो कभी मूव नहीं हुआ, बल्कि सालों, सदियों, मिलेनियम तक इंतजार करता रहा कि कोई उसे फिर से देखे। अब जब फ्रैंकी ने इसे देखा है तो वह इसे कभी भूल नहीं सकता। जब रॉजर वन पीस के सामने हंसते हैं तो वह इसलिए नहीं करते कि उन्हें कोई ट्रेजर चेस्ट मिला हो, बल्कि क्योंकि वह सब कुछ समझ गए हैं। समझ गए हैं कि जॉय बॉय के एंशिएंट किंगडम की असली विरासत पावर नहीं है, वेपन नहीं है, न ही सिर्फ नॉलेज है, बल्कि ये विल, ये ड्रीम और उन लोगों की जीवित मेमोरी है जिन्होंने दुनिया को बदलने की कोशिश की और भले ही सफल न हो सके, पर इतना छोड़ गए कि एक दिन कोई जरूर सफल होगा।
यही वजह है कि जॉय बॉय ने वेपन्स को आगे बढ़ाया, क्योंकि वह जानते थे कि वेपन्स डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, बल्कि रेजिस्ट करने के लिए हैं। क्योंकि उन्हें पता था कि ये पनिश करने के लिए नहीं, बल्कि प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी होंगी। दरअसल वन पीस एक आइडिया है, पर एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं, बल्कि कुछ कॉन्क्रीट जो लेगेसी के रूप में छोड़ा गया है, न तो बहुत अलग फोनिग्लिफ से, न ही बहुत अलग स्ट्रक्चर से, न ही बहुत अलग मीका के फल से। ये उस वर्ल्ड का अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है जो होना चाहिए था, और जो होगा, क्योंकि इसे रोकना अब बहुत देर हो चुकी है। सरकार जो एल्बाव तक उतर रही है क्योंकि उसे डर है, वही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। और हार्ली के तीसरे वर्ड में लिखा है कि सूर्य देवता नाचते हैं और हंसते हैं। और वन पीस में ऐसा कौन करता है? लफी जॉय बॉय कर, ओडा के द्वारा बनाई गई सबसे अनोखी और सबसे मानवीय देवता। एक ऐसा देवता जो न सजा देता है, न न्याय करता है, न शासन करता है। वह फ्री है। वह हंसता है, नाचता है, मजे करता है, जश्न मनाता है, खाना खाता है, संगीत बजाता है, और वही करता है जो उसका दिल चाहता है, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। सूर्य देवता वह हंसी है जो विनाश के बाद भी जीवित रहती है। वह खुशी है जो अंधकार की गहराई से भी उभरती है। यही तो वह चीज है जिसे सरकार हमेशा से खत्म करना चाहती थी, हर परिस्थिति में खुश रहने की स्वतंत्रता। अगर पूरी कहानी को ध्यान से फिर से पढ़ें, तो यही इसका मुख्य विषय है। और फिर जब वेगापंक ये कहते हैं कि जॉय बॉयज और उनकी आवाज कट जाती है, तो इसका अर्थ यह है कि जो शब्द दबा दिया गया है, वह समुद्र पर राज करने से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को बदलने से जुड़ा है। जब वह खजाना मिलेगा, तो दुनिया उलट जाएगी, जैसे लापता गिरी थी, बल्कि नीचे से, जैसे कोई भूला हुआ रोबोट जो एक फूल को सहलाता है। वह रोबोट, वह सिर, वह संरचना, इवन अगर वे अब मौजूद नहीं हैं, फिर भी वे जीवित हैं। जैसे जॉय बॉय का सपना आज भी जीवित है, जैसे वेगापंक की आवाज, जैसे वह फॉरबिडन सन, और जैसे वन पीस।